जय हिंद साथियों। जैसा कि आपने देखा, मूल विधि का पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें 1 से लेकर 36 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और आपको मैंने बताया था कि ये जो बुक है वो टोटल कंप्लीट कराना है। तो आप इस वीडियो को, यानी कि आगे आगे जितनी भी वीडियो आ रही हैं उन सभी वीडियो को अगर कंप्लीट देखते हैं तो मूल विधि का जो बुक है, यानी कि मूल विधि का जो कंप्लीट आपका सिलेबस है यूपीएसआई के लिए, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपके पास ये बुक है या फिर कोई भी मूल विधि की बुक है तो आप उसको बिल्कुल रीड कर सकते हैं। और नहीं भी है तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी का जो क्वेश्चन है वो आज का 37 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 36 तक हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत तलाक की घोषणा शून्य और अवैध होगी? तो यहाँ पर कह रहा है किस धारा के अंतर्गत शून्य और अवैध होगी। तो धारा जो है 3, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्याख्या अगर हम देख लें, व्याख्या है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार यदि किसी मुस्लिम पति द्वारा उसकी पत्नी के लिए शब्दों द्वारा, चाहे वह बोले गए हो या लिखित हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो या किसी अन्य रीति में, चाहे कोई भी हो, तलाक की कोई घोषणा शून्य और अवैध होगी। यानी कि जैसे पहले आपने सुना होगा, काफ़ी केस ऐसे तरह के आते थे, मुस्लिम जो पति होते थे वो अपनी बीवी को तलाक 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 3 बार बोले और वो हो जाता था तलाक। फ़ोन किया, फ़ोन पे तलाक बोल दिए, तलाक हो गया, यानी कि 3 बार फ़ोन पे कर दिया। व्हाट्सअप पे मैसेज डाल दिया, तलाक तलाक तलाक, वहीं से तलाक हो गया। इतना ही नहीं, फेसबुक व्हाट्सअप कहीं पर भी अगर वो ऐसा करते थे तो वो क्या हो जाता था, तलाक हो जाता था। लेकिन अब ये क्या हो गया है, अवैध हो गया है, शून्य मान लिया गया है। और किस धारा के तहत है? तो ये धारा 3 के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, धारा 3 के अंतर्गत ये आता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपको, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत तलाक की घोषणा करने वाले के लिए दंड का प्रावधान, यानी कि जो तलाक की घोषणा करता है इस तरह का, उसके लिए दंड का प्रावधान भी बताया गया है। तो कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा। 3 वर्ष तक की क्या होगा, उसको कारावास होगा। जो इस तरह का करता है वो अपराध माना जाएगा, जिससे कि 3 वर्ष का कारावास और साथ ही जुर्माना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जिसमें आपका व्याख्या क्या है, व्याख्या अगर हम देखें तो मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत इस बात का उपबंध है कि यदि कोई मुस्लिम पति जो अपनी पत्नी की धारा 3 में निर्दिष्ट रीति में तलाक की घोषणा करता है तो वह 3 वर्ष तक की अवधि के लिए दंडनीय होगा और जुर्माने का भी उत्तरदायी होगा। यानी कि 3 वर्ष तक की सज़ा और साथ में जुर्माना भी उसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अगर हम, क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे यूपीएसआई 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने के लिए, यानी होने के से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार लगाइए। मतलब यहाँ पे कहने का ये है तात्पर्य कि जो अधिनियम है वो सबसे पहले से लेकर सबसे लास्ट तक कौन सा चला है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसका यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले यानी फर्स्ट नंबर पर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या ये सबसे पहले आया था? तो नहीं भाई, ये सबसे पहले नहीं आया था। सबसे पहले कौन सा आया था, देखिए पता चल जाएगा। सूचना अधिकार अधिनियम, ये भी लग रहा है नहीं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम तीसरा है, और चौथा है बच्चों के निःशुल्क शिक्षा
अनिवार्य शिक्षा या का अधिकार अधिनियम। ठीक है, तो देखिए जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम था वो ये जो है 1961 में आया था। ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में, जो कि सबसे पहले आया था। उसके बाद मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1993 में सेकेंड नंबर पे, यानी कि उसके बाद आया है। और सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में आया है। और उसके बाद बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है 2009 में आया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर इसमें जो है सही कौन सा होगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे व्याख्या भी दिया गया है, व्याख्या देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या क्या है कि दिए गए अधिनियमों के पारित होने का सही कालक्रम इस प्रकार है। तो तीसरा बिल्कुल हाँ, ये देखिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम पहले आया, उसके बाद फिर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आया 1993 में। सूचना अधिकार अधिनियम जो है 2005 में आता है। और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर यहाँ पर देखिए 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी 2017 में भी ये भी जो है आया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम देखें तो वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में, बीच में खाली स्थान है वहीं भरना है, रूप में डैश 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 की स्थापना हुई। इसका लक्ष्य है ऐसी गतिविधियों की या ऐसी गतिविधियों का कार्यभार बना जिसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एवं विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। तो देखिए ये किसकी बात कर रहा है, तो राष्ट्रीय महिला कोष की बात कर रहा है। ठीक है, वैसे तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप एक बार ऑप्शन देखिए और दिमाग लगाइए। यहाँ पे राष्ट्रीय महिला कोष की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या था, तो राष्ट्रीय महिला आयोग था, बिल्कुल गलत है ये। राष्ट्रीय समाज कल्याण बिल्कुल गलत, राष्ट्रीय महिला आयोग सही है। ये समानता एवं समावेश केंद्र तो ये तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे व्याख्या भी दिया गया है। तो व्याख्या अगर देखें यहाँ पे तो वर्ष 1993 यानी कि वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। इसकी स्थापना गरीब महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार है। ये क्वेश्चन तो ऐसा है बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वैसे ही बन जाएगा। कांस्टेबल में पूछा गया, यूपी कांस्टेबल में 2016 का क्वेश्चन। ठीक है, 2016 में पूछा जा चुका है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही लग रहा है आपको, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए जो ए है पुरुष प्रधान समाज, तो ये तो एक बार क्वेश्चन और पढ़ लीजिए कि भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है, कौन जिम्मेदार नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन है तो इनमें से एक ही ऐसा होगा जो जिम्मेदार नहीं होगा, बाकी 3 तो जिम्मेदार होंगे। तो पुरुष प्रधान समाज बिल्कुल जिम्मेदार है। पुरुष प्रधान, पर्टिकुलर पुरुष प्रधान समाज नहीं होना चाहिए, महिला भी समाज में है तो ये दोनों को समान रूप से देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है पुरुष प्रधान समाज महिला प्रधान समाज, तो बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, दहेज प्रथा भी बहुत ही गलत चीज़ है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ये भी हो सकता है। बाल विवाह जो है ये भी है, और विधवा पुनर्विवाह ये सही है ना, विधवा पुनर्विवाह। तो इसमें कौन सा नहीं है जिम्मेदार, तो विधवा पुनर्विवाह जिम्मेदार नहीं है। बाकी दहेज प्रथा भी जिम्मेदार है, पुरुष प्रधान भी जिम्मेदार है ना, पुरुष प्रधान समाज नहीं होना चाहिए। और महिलाओं का जो है काफ़ी, जबकि महिलाएं तो हर चीज़ में जो है बराबर के हकदार होंगी, क्योंकि भाई हर चीज़ में वो बराबर है, किसी से कम थोड़ी है।
और यहाँ पे बाल विवाह भी काफ़ी ज़्यादा ये जो है जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये आपका जो है व्याख्या भी दिया हुआ है। भारत में विधवा पुनर्विवाह महिलाओं की खराब दशा के लिए जिम्मेदार नहीं है, जबकि पुरुष प्रधान समाज दहेज प्रथा व बाल विवाह महिलाओं की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार है। उल्लेखनीय है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें याद रखना, विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ, तो 1856 में। ये भी जो है एक्सप्लेनेशन में आपको ये जानकारी मिल जाती है। क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कहीं से भी पूछ सकता है। देखिए अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। अल्पवय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 1956 कब लागू हुआ, तो देखिए 1956 भैया कब लागू हुआ है, तो ये बी बिल्कुल 1957 में लागू हुआ। ठीक है, व्याख्या देखें तो अल्पवय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 1956 को 1 फरवरी 1957 से लागू किया गया। इस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत अपहानिकर प्रकाशन को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत अल्पवय व्यक्ति को से आशय 20 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति से है। यानी कि अल्पवय व्यक्ति मतलब जो है जिस तरह से नाबालिग कहते हैं ना एक तरह से, तो 20 साल से कम अल्पवय व्यक्ति है। ठीक है, हालांकि नाबालिग तो वो अलग चीज़ हो जाती है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अपहानिक प्रकाशन को अल्पवय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम की धारा किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, तो देखिए इसका जो है 42 की व्याख्या देखने के लिए बोल रहा है, यानी कि ये जो व्याख्या है यही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल ए, यानी कि धारा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल्पवय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम के अंतर्गत कितने वर्ष